क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कर्म है ना, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। मतलब ये कोई ईश्वरीय न्याय का तराजू या कोई सोच या भावना नहीं है, और ना ही ये कोई रूपक है। कर्म असल में भौतिक कण है, मतलब फिजिकल पार्टिकल्स जो बिल्कुल इसी वक्त ना एक चुंबक की तरह हर एक इंसान की आत्मा से चिपके हुए। बिल्कुल, और ये बहुत ही गहरा एक चौंकाने वाला सच है। हाँ ना। तो आज हम स्वतंत्र इच्छा, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उसके बारे में ना हमारी सारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए जो हमारा स्रोत है, क्योंकि जैन दर्शन के एक बहुत ही प्राचीन और मैं कहूंगी अत्यंत वैज्ञानिक ग्रंथ बृहद द्रव्य संग्रह पर आधारित है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पिक्सल आखिर है क्या, स्पेस काम कैसे करता है, और इंसान के जीवन में ये जो कर्म का असली और साइंटिफिक मैकेनिज्म है वो आखिर है क्या। ये सच में एक ऐसा विषय है जो दिमाग के ना सारे तार झकझोर देता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हम जो सोचते हैं, जो भी हम इच्छाएं करते हैं, वो बस हवा में कहीं गायब हो जाती हैं। हाँ, हमें तो यही लगता है कि सोच लिया और बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत ही निर्मम और सटीक है। मतलब प्रकृति में कोई भी इच्छा, कोई भी जो आपने ऑर्डर दिया है ना यूनिवर्स को, वो कभी अधूरा नहीं छूटता। पता है, मुझे इसी बात से एक बहुत ही क्लासिक स्थिति याद आ रही है। मतलब मान लीजिए एक युवा व्यक्ति है, उसके मन में एक आलीशान लग्जरी कार पाने की बड़ी गहरी और तीव्र इच्छा है। वो दिन रात उसी कार की कल्पना कर रहा है। तो एक तरह से उसने ब्रह्मांड के साथ एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। राइट। लेकिन होता क्या है कि वक्त बीतता है, 20-30 साल निकल जाते हैं और वो इंसान ना अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। उसका नजरिया बदल जाता है। हाँ, मान लेते हैं कि वो अब एक वैरागी या साधु बन चुका है। अब उसे भौतिक सुखों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन तभी ब्रह्मांड उस पुरानी ऑर्डर की डिलीवरी लेकर उसके दरवाजे पर आ जाता है। उसे वो कार मिल जाती है। और यही वो क्रूर विडंबना है जिस पर ये पूरा दर्शन बात करता है। अच्छा। इंसान ना अपनी ही मांगी हुई चीजों के बोझ तले तब दब जाता है जब उन चीजों की डिलीवरी बहुत लेट होती है। बाप रे। जब तक वो चीजें मिलती हैं तब तक हम वो इंसान रहते ही नहीं जिसने उनकी कामना की थी। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो पूरा दृश्य जगत है, ये पूरा माया जाल, ये हमारे ही पुराने भावों का, हमारे ही ऑर्डर्स का खड़ा किया हुआ है। चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। हम आज के समय में टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्सेज पर मतलब हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, हमें लगता है कि अगर हमने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगा लिया, अपना कैलेंडर एकदम सेट कर लिया, तो बस जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह हमारे हाथ में आ गया। जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। एग्जैक्टली। लेकिन जो स्रोत हम आज देख रहे हैं ना, वो इस पूरे भ्रम को ही चुनौती देता है। अगर हमें ये समझना है कि हमारी जिंदगी को असल में ड्राइव कौन कर रहा है, तो मुझे लगता है हमें सबसे पहले इस ब्रह्मांड की सबसे बेसिक संरचना को समझना होगा। ये एक बहुत ही सही अप्रोच है। अगर हम किसी भी खेल के नियम समझना चाहते हैं ना, तो पहले हमें उस बोर्ड को समझना होगा जिस पर वो खेल खेला जा रहा है। सही बात है। जैन दर्शन जीवन और ब्रह्मांड की एक ऐसी ऑटोमेटिक और मैं कहूँगा अल्ट्रा साइंटिफिक तस्वीर पेश करता है जिसे सुनकर मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी शायद एक पल के लिए हैरान रह जाए। तो अगर हम उस बुनियादी ढांचे या बेसिक्स की बात करें, तो मेरे दिमाग में ना एक डिजिटल स्क्रीन की एनालॉजी आ रही है। बताइए। मैं अभी जिस स्क्रीन को देख रही हूँ, उसका सबसे छोटा हिस्सा एक पिक्सल है। राइट। मैं उस एक पिक्सल को बीच में से काट नहीं सकती। करोड़ों पिक्सल मिलकर ये पूरी तस्वीर बना रहे हैं। तो क्या ब्रह्मांड का भी कोई ऐसा पिक्सल है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते? ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि हजारों साल पहले ही इन ग्रंथों ने समय, स्थान मतलब स्पेस, और पदार्थ मतलब मैटर, इन तीनों के पिक्सल या कह लें सबसे छोटी इकाई को एकदम सटीकता से नाप लिया था। अच्छा। अगर हम समय की बात करें, तो समय की सबसे छोटी इकाई को जैन दर्शन में समय ही कहा जाता है। मतलब वो टाइम वाला समय। हाँ, लेकिन यहाँ समय एक तकनीकी शब्द है। ये 1 सेकंड का वो अकल्पनीय छोटा हिस्सा है, एक ऐसा माइक्रो मूवमेंट जिसे विभाजित करना असंभव है। मतलब समय का वो हिस्सा जिसके 2 टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। बिल्कुल।
और इस स्पेस का क्या, ये जो खाली जगह हमारे चारों तरफ है, इसका सबसे छोटा बिंदु क्या है? स्पेस यानी आकाश की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश। हाँ। हाँ। अब आम बोलचाल में तो हम प्रदेश का मतलब कोई राज्य या स्टेट समझते हैं, राइट? जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन कॉस्मोलॉजी में इसका मतलब स्पेस का वो सबसे छोटा डॉट है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ओके, तो टाइम का पिक्सल हुआ समय और स्पेस का हुआ प्रदेश। एग्जैक्टली। और तीसरी चीज है मैटर यानी भौतिक पदार्थ, जिसे ग्रंथों में पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल। इस पुद्गल की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, वो एटम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब इन तीनों के बीच का गणित देखिए। बताइए। एक परमाणु आकाश की जितनी सटीक जगह को घेरता है ना, उसी एग्जैक्ट स्पेस को एक प्रदेश कहते हैं। रुकिए, ये विजुअलाइज करने में बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर मैं एक परमाणु लूं और उसे स्पेस में रख दूं, तो वो जितनी जगह लेगा वो एक प्रदेश है। बिल्कुल सही। ये तो एक तरह से पूरा 3D ग्रिड सिस्टम हो गया ना। हाँ, एकदम एक ग्रिड की तरह। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे परमाणु हैं, इतने सारे ग्रह हैं, तारे हैं, हम इंसान हैं, और हर परमाणु एक प्रदेश घेरता है, तो फिर ये दुनिया इतनी खचाखच भरी हुई क्यों नहीं लगती? बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ये। मतलब अगर एक ग्रिड में चीजें भरती जा रही हैं, तो एक समय के बाद तो बोर्ड फुल हो जाना चाहिए ना? चीजें आपस में टकराती क्यों नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल है। और यहीं पर हमारी जो सामान्य भौतिकी है, यानी क्लासिकल फिजिक्स, उसके नियम घुटने टेक देते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, सामान्य भौतिकी में एक नियम है कि दो चीजें एक ही समय पर एक ही जगह पर नहीं हो सकती। हाँ, जाहिर सी बात है, एक कुर्सी पर एक ही इंसान बैठेगा ना? बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन आकाश की एक बहुत ही विशिष्ट शक्ति के बारे में बताता है, जिसे अवगाहन शक्ति कहते हैं। अवगाहन शक्ति? हाँ, अवगाहन शक्ति का मतलब है स्पेस की अकोमोडेशन पावर, यानी जगह देने की असीमित क्षमता। असीमित क्षमता। क्या इसका मतलब ये है कि स्पेस रबर की तरह स्ट्रेच होता है या फैलता है ताकि और चीजें आ सकें? नहीं, वो स्ट्रेच नहीं होता। उसकी मूल क्षमता ही हमारे सोचने के दायरे से पूरी तरह बाहर है। तो फिर वो काम कैसे करता है? ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि आकाश के एक ही प्रदेश में, जो कि हमने अभी बात की, सुई की नोक से भी करोड़ों गुना छोटा एक सिंगल डॉट है। उसी एक पॉइंट पर अनंत परमाणु एक साथ समाहित हो सकते हैं। अनंत? एक ही डॉट पर? जी हाँ, और वो भी बिना एक दूसरे से टकराए, बिना एक दूसरे का वजूद खत्म किए। एक ही डॉट पर अनंत परमाणु। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कोई 1 GB की एक छोटी सी पेन ड्राइव हो और मैं उसमें इंटरनेट के सारे सर्वर्स का, मतलब दुनिया भर के सारे सुपर कंप्यूटर्स का पूरा डेटा सेव कर दूं। राइट। और उसके बाद भी कंप्यूटर दिखाए कि भाई पेन ड्राइव में भी जगह बची है। मतलब ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन यानी साई-फाई से भी आगे की बात हो गई। ये पेन ड्राइव वाली एनालॉजी ना इस स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक बैठती है। अच्छा। ये भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन यही ब्रह्मांड का यथार्थ है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? क्या? ये अवगाहन शक्ति सिर्फ तारों या ब्रह्मांड के खाली स्पेस तक सीमित नहीं है। ये नियम हमारी चेतना, मतलब हमारी आत्मा पर भी उसी तरह लागू होता है। मैं भी ना बिल्कुल इसी दिशा में सोच रही थी कि इस माइक्रो मैकेनिक्स का, इन परमाणुओं और ग्रिड सिस्टम का एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है? इसका लेना देना हमारी पूरी एग्जिस्टेंस से है। वो कैसे? जिस तरह स्पेस के हिस्से या प्रदेश होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी आत्मा का भी असंख्य प्रदेश होते हैं। ओके। और यहाँ से इस दर्शन की सबसे बड़ी खोज सामने आती है कि कर्म कोई अदृश्य फिलॉसफी नहीं है। तो अगर ये फिलॉसफी नहीं है, तो क्या कर्म असल में वो भौतिक धूल या वो पुद्गल है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कर्म अत्यंत सूक्ष्म भौतिक कण है, मैटर है। ओहो। और स्पेस की उसी अवगाहन शक्ति के कारण आत्मा के हर एक प्रदेश पर, यानी आत्मा के हर एक पॉइंट पर अनंत कर्म परमाणु चिपके हुए हैं, लॉक हो चुके हैं। अनंत कर्म परमाणु हर एक पॉइंट पर? बिल्कुल। और ये कोई रूपक या मेटाफर नहीं है, ये सचमुच का फिजिकल लॉकिंग सिस्टम है जो आत्मा की मूल शुद्ध चेतना को एक गहरे आवरण से ब्लॉक कर देता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, बताइए। अगर सब कुछ इन फिजिकल पार्टिकल्स का ही खेल है, तो ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है? मतलब कौन सा कर्म पार्टिकल कब मेरी आत्मा से जुड़ेगा, ये कैसे तय होता है?
अगर मैं आज ऑफिस में किसी से झूठ बोलती हूँ तो क्या ब्रह्मांड में कोई सुपर अकाउंटेंट बैठा है जो अपने लेजर में मेरी एंट्री कर रहा है कि भाई इसने झूठ बोला, इसे इतने पार्टिकल्स भेज दो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे सिस्टम में किसी बाहरी जज, किसी अकाउंटेंट या किसी भी तरह के मैनुअल हिसाब किताब की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये ट्रैक कैसे हो रहा है? ये पूरी तरह से एक सेल्फ कर्मा मैकेनिज्म है। सेल्फ कर्मा मैकेनिज्म? हाँ, आप इसे एक अत्यधिक एडवांस्ड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर मान सकते हैं जो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव पर चलता है। अच्छा, तो इस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का ट्रिगर पॉइंट क्या है? मतलब ये एक्टिवेट कैसे होता है? ये ट्रिगर होता है इंसान के भावों से। भावों से? हाँ, हमारी चेतना में मुख्य रूप से दो तरह के भाव या विचार उठते हैं, संक्लेश और विशुद्धि। संक्लेश का मतलब है नकारात्मक विचार, जैसे भयंकर गुस्सा आ गया, लालच आ गया या ईर्ष्या हो गई। ओके। और विशुद्धि का मतलब है शुद्ध विचार, जैसे किसी के लिए करुणा, दया या क्षमा का भाव। तो जब भी हमारे अंदर कोई भाव उठता है ना, तो आत्मा के प्रदेशों में एक स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अच्छा, तो हमारा हर एक विचार एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है? एकदम सही। और इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही ब्रह्मांड में जो हर जगह कर्म पार्टिकल्स मौजूद है ना, वो आत्मा की तरफ खींचे चले आते हैं। और जैसे ही वो आत्मा से लॉक होते हैं, उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी ये तय कर देती है कि ये कर्म कितनी पावर के साथ और कितने सालों या जन्मों बाद अपना रिजल्ट देगा। मतलब उसी वक्त सब तय हो जाता है? बिल्कुल, ये पूरा डेटा तुरंत सेट हो जाता है और समझ लीजिए एक टाइमर ऑन हो जाता है। यार, यहाँ आकर तो बात सच में बहुत गहरी और थोड़ी डरावनी हो जाती है। डरावनी कैसे? अगर मेरा हर एक विचार एक ऑटोमेटिक टाइमर सेट कर रहा है और आत्मा के हर पॉइंट पर पहले से ही अनंत कर्म बंधे हुए हैं जो समय आने पर फूटेंगे ही, तो फिर फ्री विल यानी मेरी स्वतंत्र इच्छा का क्या? क्या इंसान सिर्फ एक पहले से लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कर रहा है? ये सवाल हजारों सालों से दार्शनिकों को परेशान करता आया है। जाहिर है। जो स्रोत सामग्री हम आज देख रहे हैं, वो यहाँ एक बहुत ही कड़ा और मैं कहूँगा एकदम स्पष्ट रुख अपनाती है। एक पुरानी दार्शनिक पंक्ति है, जड़ कर्म घुमाता है, मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ लोग इसका ये मतलब निकालते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि ये सोचना ही इंसान की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प गणित आता है, 98% बनाम 2% का। 98% और 2%, ये गणित कैसे काम करता है? इस सिद्धांत के अनुसार एक इंसान का वर्तमान जीवन, उसके सामने आने वाली हर एक परिस्थिति, उसकी सफलता असफलता, यहाँ तक कि उसके जीवन में आने वाले लोग, ये सब 98% उसके पूर्व संचित कर्मों द्वारा ही संचालित होता है। 98%? जी हाँ, यानी 98% चीजें पहले से फिक्स्ड हैं। इंसान का अपना वर्तमान पुरुषार्थ या जिसे हम फ्री विल कहते हैं ना, वो केवल 2% है। सिर्फ 2%? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह असहमत होना चाहूंगी। क्यों? ये तो बहुत ही निराशाजनक है। अगर 98% भाग्य या पुराने कर्मों का डेटा ही ये तय करेगा कि मेरे साथ क्या होना है, तो कोई इंसान सुबह उठकर मेहनत ही क्यों करे? मैं तो कल से ऑफिस जाना छोड़ सकती हूँ ये सोचकर कि भाई जो 98% होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये तो घोर भाग्यवाद हो गया ना, फैटलिज्म जिसे कहते हैं। आपकी ये झुंझलाहट बिल्कुल स्वाभाविक है, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अच्छा, कैसे? वो इस 98% का मतलब परिणाम मान लेते हैं, लेकिन ये 98% सिर्फ परिस्थितियों को यानी सर्कमस्टेंसेस को तय करता है। मतलब परिस्थितियां फिक्स्ड है? बिल्कुल, आपके सामने कौन सी सिचुएशन आएगी, अच्छा समय आएगा या बुरा समय आएगा, आपको वो नौकरी मिलेगी या कोई आपका प्रमोशन रोक देगा, ये 98% है जो पूरी तरह उस पुराने ऑटोमेटिक टाइमर के हाथ में है। ओके। लेकिन उस परिस्थिति के सामने आने पर आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उस पर भयंकर गुस्सा करेंगे, कुंठित होंगे, या शांत रहकर उसे एक डेटा की तरह स्वीकार करेंगे? वो जो आपका रिएक्शन है ना, वो आपका वो 2% है। ओके, तो मतलब 98% परिस्थिति है जिसे मैं बदल नहीं सकती, हाँ। और 2% मेरा रिएक्शन है। लेकिन फिर भी 2% का मार्जिन तो बहुत ही कम है ना। हाँ। ये तो ऐसा है कि आप मुझे तूफान में लाके खड़ा कर दें और कहें कि आपके पास छाता खोलने की आज़ादी है। देखने में ये 2% बहुत छोटा लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यही 2% सबसे शक्तिशाली हथियार है। वो कैसे?
क्योंकि आपका आज का ये 2% रिएक्शन ही आपके भविष्य के नए 100% कर्मों का कोड लिख रहा है। ओहो। अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में भी शांत रहे ना, तो आपने एक न्यूट्रल या पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट की, राइट। जिसने भविष्य के लिए पुराने कर्मों को बिना कोई नया डेटा फीड किए बस झड़ने दिया। लेकिन यहाँ ना इस सिस्टम का एक और बहुत खतरनाक पेच है। वो पेच क्या है? क्या कर्म हमें वो 2% रिएक्शन भी नहीं चुनने देते? कई बार बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पुराने कर्म इतने सघन होते हैं कि वो सीधे आपकी बुद्धि पर, आपके इंटेलेक्ट पर एक पर्दा डाल देते हैं। अच्छा। इसे आप आज के सोशल मीडिया एल्गोरिथम की तरह समझ सकते हैं। कैसे? थोड़ा समझाइए। जैसे एक एल्गोरिथम आपको जानबूझकर ऐसी चीजें दिखाता है ना जिससे आपको गुस्सा आए और आप उस पर रिएक्ट करें। हाँ, एंगेजमेंट बढ़ाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही कर्म आपकी सोचने समझने की क्षमता पर एक फिल्टर लगा देता है। ये बुद्धि पर पर्दा या फिल्टर, ये काम कैसे करता है? क्या इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है जो हम रोज देखते हो? चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू कर रही हैं। ठीक है। आप बहुत रिसर्च करती हैं, मार्केट का सारा डेटा देखती हैं और किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाती हैं। आपको लगता है कि आप अपनी फ्री विल का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, मैंने तो सब सोच समझ कर किया। राइट। लेकिन 3 साल बाद वो पार्टनर आपको धोखा देता है और कंपनी पूरी तरह डूब जाती है। उफ। अब आप सोचती हैं कि शायद मेरी रिसर्च में ही कोई कमी रह गई थी। हाँ, आमतौर पर तो हम खुद को या अपने डिसीजन मेकिंग को ही दोष देते हैं ना ऐसी स्थिति में। लेकिन कर्म का विज्ञान कहता है कि ये पुराने हिसाब बराबर करने का एक ट्रैप था। ट्रैप? हाँ, कर्म के इस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में फीड था कि 3 साल बाद आपको नुकसान होना है। अच्छा। इसलिए जब आप पार्टनर चुन रही थी ना, तब उसी कर्म ने आपकी बुद्धि पर एक अदृश्य फिल्टर डाला। उसने आपके लॉजिक को धुंधला कर दिया, आपको रेड फ्लैग्स इग्नोर करने पर मजबूर किया। ओह माय गॉड। और आपको प्रेरित किया कि आप उसी गलत व्यक्ति को चुने। आपको लगा कि वो आपका स्वतंत्र फैसला था, लेकिन असल में आप कर्म के उदय से किसी कठपुतली की तरह संचालित हो रही थी। बाप रे। अगर ऐसा है तो हम एक ऐसे चक्रव्यूह में जी रहे हैं जहां हमारी सोच भी पूरी तरह से हमारी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे इस पूरी चर्चा को एक बहुत बड़े लॉजिकल सवाल से जोड़ना है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर जीव लगातार एक चुंबक की तरह अनंत कर्म परमाणुओं को खींच रहा है, उन्हें आत्मा से लॉक कर रहा है और फिर वो कर्म वापस स्पेस में झड़ रहे हैं, और ये सब अनंत काल से चल रहा है, तो क्या इस ब्रह्मांड में जगह खत्म नहीं हो जानी चाहिए? ये सवाल आना ही था। मतलब ये सारा मैटर आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है? अगर सब कुछ इतना सघन है तो स्पेस की स्थिति क्या है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए ना इस दर्शन में निगोद की एक बहुत ही जटिल अवधारणा आती है। निगोद? हाँ, और इसका गणित सच में अकल्पनीय है। निगोद एक अत्यंत सूक्ष्म, एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर जीव, ये उससे भी छोटी चेतना है जो ब्रह्मांड के हर हिस्से में एकदम ठसाठस भरी हुई है। अच्छा। इसे समझने के लिए ग्रंथ बताते हैं कि शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी जीव जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हुए हैं, जिन्हें हम सिद्ध जीव कहते हैं, उनकी कुल संख्या अनंत है। ठीक है, मुक्त हुए जीवों की संख्या अनंत है, मतलब इन्फिनिटी है। अब अगला हिस्सा सुनिए। बताइए। उन सभी अनंत सिद्ध जीवों की कुल संख्या से भी अनंत गुना ज्यादा जीव एक अकेले निगोद के शरीर के एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हिस्से में एक साथ रहते हैं। रुकिए। आप अनंत को अनंत से कैसे गुणा कर सकते हैं? मतलब इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी? ये गणित तो अब काम ही नहीं करता ना। ये तो पूरी तरह से लॉजिक के बाहर है। हमारी जो सामान्य गणित है ना, हाँ। उसके लिए ये बाहर है। हाँ। लेकिन अगर आप इसे डायमेंशंस या फ्रैक्टल्स के नजरिए से देखें तो ये समझ में आता है। फ्रैक्टल्स? हाँ, जैसे आप एक मेंडलब्रॉड सेट में जूम करते जाएं तो एक छोटे से हिस्से के अंदर पूरा का पूरा अनंत ब्रह्मांड फिर से मिल जाता है। ओह, ओके। जैन कॉस्मोलॉजी में स्पेस का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है। उस सुई की नोक के बराबर जगह में जीव अकेले नहीं रहते, बल्कि अनंत चेतनाएं एक ही भौतिक शरीर यानी निगोद को साझा करती हैं। मतलब वो सब एक साथ हैं? जी, वो एक ही जगह में एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर मौजूद हैं। तो अगर सब कुछ इतना ओवरलैप है, तो जब मैं अपने कमरे में चलती हूँ या हाथ हिलाती हूँ, तो मैं इन अनंत जीवों और परमाणुओं से टकराती क्यों नहीं? मतलब चीजें टूटकर बिखर क्यों नहीं जाती? और यहीं पर हम वापस उसी अवगाहन शक्ति पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अच्छा, स्पेस की एकोमोडेशन पावर। बिल्कुल।
इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बंद कमरे में बैठी हैं। उस कमरे में आपके वाईफाई का राउटर चल रहा है। ठीक है। उसी कमरे में 3 अलग-अलग एफएम रेडियो स्टेशनों की फ्रीक्वेंसी आ रही है। और उसी स्पेस में आपके मोबाइल नेटवर्क की तरंगे भी मौजूद हैं। हाँ, ये सारी फ्रीक्वेंसी एक ही वक्त में कमरे में मौजूद होती हैं। तो क्या वाईफाई का सिग्नल रेडियो की फ्रीक्वेंसी से टकराकर टूट जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। या क्या मोबाइल का नेटवर्क आपके शरीर से टकराकर कमरे की जगह को फाड़ देता है? बिल्कुल नहीं। सही पॉइंट है। वो सब एक ही स्पेस में, एक ही समय पर मौजूद हैं। एक दूसरे के आर पार गुजर रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकाश या स्पेस हमेशा अखंड रहता है। ओके। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड में अनंत जीव और ये भौतिक कर्म परमाणु एक ही स्पेस में मौजूद हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं बिना एक दूसरे के वजूद को मिटाए। वाओ, ये एनालॉजी ना इसे बहुत अच्छे से साफ कर देती है। वाईफाई और रेडियो वेव्स की तरह ही ये पूरा कर्म और चेतना का जाल एक ही स्पेस में एक साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात कहूँ, ये सब जानना बहुत बहुत भारी है। हाँ, ओवरवेलमिंग तो है। अवगाहन शक्ति, निगोद का वो अकल्पनीय गणित, कर्म के फिल्टर, मतलब एक आम इंसान जो रोज अपनी नौकरी और ईएमआई में उलझा है, वो कोई प्राचीन ग्रंथ उठाकर ये सब कैसे समझेगा? और इसीलिए इन स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या? कि इन जटिल सिद्धांतों को सिर्फ किताब से पढ़ना काफी नहीं है। एक्चुअली आपको याद है अभी हमने बात की थी कि कर्म हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। हाँ, वो सोशल मीडिया एल्गोरिथम वाला फिल्टर। बिल्कुल। तो जब आप सिर्फ किताब पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जब पहले से ही कर्म के फिल्टर से प्रभावित हो सकती है। अच्छा, तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि जब आप इस ज्ञान को किसी ऑडियो या विजुअल माध्यम से सुनते और देखते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सीधे आपके इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के उस फिल्टर को बाईपास करके आपकी चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर असर डालता है। आवाज और चर्चा का जो स्पंदन है ना, वो कर्म की दीवारों को भेदने में ज्यादा सक्षम है। तो एक तरह से ये चर्चा सुनना ही उस 2% रिएक्शन को जागृत करने का पहला कदम है। एकदम। सुनना और उस पर गहराई से विचार करना उस जकड़न को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें, तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम नहीं है। ब्रह्मांड के सबसे छोटे पिक्सल प्रदेश से लेकर स्पेस की वो अनंत अकोमोडेशन पावर तक सब कुछ एक सटीक विज्ञान है। बिल्कुल है। हमने ये जाना कि कर्म कोई न्याय का तराजू नहीं, बल्कि फिजिकल मैटर है जो हमारे भावों की वाइब्रेशन से हमारी आत्मा से चिपकता है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि कैसे 98% परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा वो 2% रिएक्शन ही हमारे कल का 100% भाग्य लिखता है। बहुत सही से समराइज किया आपने। और इसी बात से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं आज हमारे सभी सुनने वालों के लिए छोड़ के जाना चाहूंगा। अच्छा। एक ऐसा सवाल जो हमें इस पूरी चर्चा के आधार पर खुद से पूछना चाहिए। वो विचार क्या है? जरा सोचिए। अगर हमारा आज का वो 2% रिएक्शन ही नए कर्मों का कोड लिखता है, और अब हमें ये रहस्य पता चल चुका है कि ये पूरा सिस्टम हमारी बुद्धि पर पर्दा डालकर हमसे गलत फैसले करवाता है, राइट। तो क्या इस कर्म एल्गोरिदम के बारे में बस जान लेना ही अपने आप में एक चीट कोड नहीं है? चीट कोड? हाँ। मतलब जब अगली बार आपके सामने कोई भयंकर बुरी परिस्थिति आए तो और आपका गुस्सा एकदम भड़कने वाला हो, तो क्या आप एक पल के लिए रुककर सोच सकते हैं कि ये सिर्फ पुराना सॉफ्टवेयर रन हो रहा है? वाओ! क्या हम इस अवेयरनेस के जरिए जानबूझकर अपने 2% रिएक्शन को शांत रख सकते हैं और इस पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम को हैक कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।